हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बायो ज्ञान के एक सुंदर से प्लेटफॉर्म पर। हम पर बायोलॉजी को पढ़ेंगे सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बेटा। है तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है और क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है। ये लेक्चर नंबर 7 भी है और ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर है। कुछ छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं बेटा, उनको हम खत्म करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। फिर इसके बाद एक आपके लिए एक मैराथन क्लास समझ लीजिए, एक वन शॉट क्लास समझ लीजिए, जिसमें आपको शॉर्टली इस चैप्टर को शॉर्ट तरीके से पूरा चैप्टर को पढ़ाया जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे आपको। ठीक है बेटा, तो अभी हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। कुछ टॉपिक बचे हुए हैं उनको है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर बीज को। ठीक है, बीज यानी कि सीड। ठीक है, इस सीड होता क्या है बेटा? है तो आप सभी को पता है क्या, जो भी हमारा पुष्प होता है, पुष्प के अंदर एक मादा जनन तंत्र नाम की एक संरचना होती है। उसको क्या बोलते हैं हम? स्त्री केसर या फिर जायांग बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? एक जो भी हमारा पुष्प होता है उसके अंदर मादा जनन तंत्र नाम की एक संरचना होती है, जिसको हम कहते हैं जायांग या फिर स्त्री केसर। ठीक है, जायन कहते हैं या फिर स्त्री केसर कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? देखो, जो हमारा ऊपर वाला ये जो फैला हुआ भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये जो पाइप जैसा भाग है इसको हम वर्तिका कहते हैं। और नीचे वाला जो फूला हुआ है गोल भाग है, इसको क्या कहते हैं? हम अंडाशय कहते हैं। ठीक है, नाम याद रखेंगे, इसको क्या कहते हैं? हम अंडाशय कहते हैं। हम आपको बताया था जो हमारा जो जायांग होता है या फिर जो स्त्री केसर होता है, इसी के अंदर जो अंडाशय होता है, इस अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? हमारा बीजांड पाया जाता है। ठीक है बेटा, इस अंडाशय के अंदर क्या हमारा बीजांड पाया जाता है। ये बात आप सभी को पता है। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? ये बीजांड पाया जाता है। जब भी कोई भी जो हमारा पुष्प है, ये जिससे इससे क्या होगा? देखो, बेसिकली आपको बताया है कि नर युग्मक मिलेंगे, मादा युग्मक बनेंगे, लैंगिक जनन होता है। सीधी सी बात, यानी कि जो भी हमारे परागकण बने थे और जो हमारे गुरु बीजाणु बने थे, सीधी सी बात है, उन दोनों का आपस में निषेचन, ये जो भी लैंगिक जनन होता है, सीधी सी बात है, समझ लो। लैंगिक जनन के सबसे लास्ट में जो क्रिया होगी, लास्ट में क्या होगा? फल बनेगा, फल के अंदर बीज बनेगा। सबसे लास्ट में क्या चीज बनी? ये बीज का बनना है। तो हम कह सकते हैं बेटा कि ये जो बीज होता है वो क्या होता है? लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है। ठीक है बेटा, लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है क्या हमारा? ये बीज। ठीक है, लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है। और ये बीज सर बनता किससे है? बीज बनता किससे है? तो जो हमारा अंडाशय होता है, इस अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है, अंडाशय के अंदर ये जो बीजांड है, यही आगे जाके क्या बीज में बदल जाता है। ये जो बीजांड है, यही आगे जाके क्या बीज में बदल जाता है। ये बात क्लियर है सबको? क्या लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबसे लास्ट में, यानी कि वही जो अंड कोशिका, सहायक कोशिका, युग्मनज बनना, 3N बनना, त्रिशल्यन होना, सबसे लास्ट में जो बनेगा वो क्या है? वो हमारा बीज होता है। यानी कि जो बीजांड था वो पूरा किसमें? बीज में बदल जाता है। सीधी सी बात है। इसी बीजांड के अंदर क्या हमारा भ्रूण कोष पाया जा रहा था, ये सबको पता है। इसी बीजांड के अंदर भ्रूण कोष पाया जा रहा था। चलो अलग बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा बीजांड है। ठीक है, इसी बीजांड के अंदर ये भ्रूण कोष पाया जा रहा है। इसमें क्या था? ऊपर वाली 3 कोशिकाएं थी, नीचे हमारी 2 कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं थी। ये साइड वाली हमारी सहायक कोशिकाएं, बीच वाली हमारी अंड कोशिका, बीच में 2 ध्रुवीय केंद्र पाए जा रहे थे। ये संरचना पाई जा रही थे। बताया था एक पाइप जैसी संरचना आ रही थी, उसमें युग्मक आ रहे थे, दोनों युग्मक से एक ये कोशिका खत्म हो जा रही थी। यहाँ पर इससे मिल जा रहा था यहाँ पर 2N। ठीक है, यहाँ पर जनन हो रहा था, ये केंद्र यहाँ पर आकर मिल जा रहा था, यहाँ 3N बन जा रहा था। ये संरचना अंदर पाई जा रही थी। इसको हम कहते हैं भ्रूण कोष कहते हैं। आपको बताया था जो भी आवृतबीजी पादप होते हैं उनका जो भ्रूण कोष होता है वो कैसा होता है? 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना है। ये सब लोग याद रखेंगे। या फिर जो भी आवृतबीजी होते हैं या जो भी एंजियोस्पर्म होते हैं या जो भी पुष्पीय पादप होते हैं, उन सभी का भ्रूण कोष कैसा होता है? 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना होती है। इस बात को याद रखेंगे। क्या होता है बेटा? ये जो हमारा भ्रूण कोष होता है, अगर ये जब बीज में बदलता है, ये पूरा बीजांड जब हमारा बीज में बदलता है, जब भी ये बीज में बदलता है तो क्या होता है? इसके अंदर जो भी भ्रूण कोष है, ठीक है, भ्रूण कोष है, किसी बीज के अंदर ये भ्रूण कोष अगर रह जाता है, अगर देखो ये सीधी बात पहले सुनो आप लोग, जैसे ये जो हमारा बीजांड है पूरा बीज में बदलेगा है, इसके अंदर भ्रूण कोष भी है। तो बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं जिसके अंदर जो ये भ्रूण कोष है वो खत्म हो जाता है।
ठीक है। जो ब्रूड कोश है वो खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है सर? ये जो बीज है, बीज में परिवर्तित होगा, कोई चीज अपना रूप बदलेगी है, उसको एनर्जी की आवश्यकता होगी, कोई काम करेगा एनर्जी की आवश्यकता होगी। जो ब्रूड कोश क्या है? पोषण वाला पदार्थ है इसके अंदर है। जब भी ये बीजांड बीज में बदलेगा तो क्या होता है? पोषण चाहिए होता है। तो बहुत सारे ऐसे बीज हैं यहाँ पर क्या होता है, जिसमें पोषण बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। ऐसे बीजों को हम बोता कहते हैं गैर एल्बुमिनस बीज। ठीक है बेटा। ऐसे बीज जिसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो भ्रूण कोश है वो बिल्कुल खत्म हो जा रहा है, बिल्कुल बच ही नहीं रहा है, ऐसे बीजों को कह रहे हैं हम गैर एल्बुमिनस बीज। ठीक है। उदाहरण में याद रखेंगे बेटा, मटर और मूंगफली। मटर और मूंगफली कैसे बीज हैं? ये ऐसे बीज हैं जिसके अंदर क्या होता है, जो भी भ्रूण कोश है, जो भी हमारा भ्रूण कोश है वो बिल्कुल कैसा हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये भ्रूण कोश है वो थोड़ा सा रह जाता है। ऐसे बीजों को क्या बोलेंगे? जिसके अंदर भ्रूण कोश रह जाता है उन बीजों को कह देंगे हम एल्बुमिनस बीज। जिसके अंदर भ्रूण कोश पाया जाता है उन्हें एल्बुमिनस बीज, जिसके अंदर नहीं होता, गैर मतलब खत्म हो जाना, गैर एल्बुमिनस बीज। ठीक है बेटा। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। इसमें जैसे कि हमारे गेहूं ले लेते हैं। ठीक है। गेहूं है, मक्का है, गेहूं, मक्का और बाजरा। ठीक है। ये जो बीज होते हैं इनके अंदर क्या होता है, जो भी ये भ्रूण कोश है वो रह जाता है, सीधी सी बात है। और गैर एल्बुमिनस यानी कि बीज, जो भी भ्रूण कोश है बीज उसके अंदर से खत्म हो गया है, यानी कि जो बीजांड के अंदर से भ्रूण कोश खत्म हो गया है वो गैर एल्बुमिनस बीज। जिसके अंदर बच जा रहा है उसको एल्बुमिनस बीज कह रहे हैं। ठीक है बेटा। तो इस चीज को नोट कीजिए आप, फिर आगे चलेंगे हमें। बीज के अंदर बस इतना ही पढ़ना है हमको। ठीक है। चलो अब हमको पढ़ना है बेटा फल के बारे में। फल तो भाई सबको अच्छे लगते हैं। फल किसको अच्छे लगते हैं है? फल तो सबको अच्छे लगते हैं सर। फल, फ्रूट, फ्रूट्स। ठीक है बेटा। क्या होते हैं ये फल है? तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे जो फल होते हैं हमारे, वो उनका जो अध्ययन है, फलों के बारे में जानना। ठीक है। ये फल किस चीज के लिए उत्तरदायी है, कौन से मौसम में पाया जाता है, कैसी जलवायु चाहिए होती है, यानी फलों के बारे में अध्ययन करना कहलाता है हमारा पोमोलॉजी। ठीक है बेटा। फलों का अध्ययन कहलाता है हमारा पोमोलॉजी। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब क्या होता है, जो फल है सर वो बनता कैसे है? तो सीधी सी बात, जो भी हमारा पुष्प होता है उसका जो मादा जनन तंत्र होता है, मादा जनन तंत्र यानी कि हमारा जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर है। ठीक है। अब ये जो हमारा अंडाशय है, बताया आपको, ये गोल वाली जो संरचना होती है वो क्या होती है? वही अंडाशय होती है हमारी है। ठीक है। और इसकी जो भित्ति होती है बेटा, ठीक है, अंडाशय की जो भित्ति क्या कहलाई? अंडाशय भित्ति कहलाती है। अंडाशय की भित्ति क्या? अंडाशय भित्ति कहलाती है सर। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। अंडाशय है, अंडाशय की भित्ति, अंडाशय की भित्ति। ठीक है। अब ये क्या होता है आप सबको पता है, यही जो अंडाशय है यही पूरा विकसित होकर या परिपक्व होकर क्या होता है, ये किसमें बदल जाता है? ये दोनों क्या हो रहा है? ये दोनों परिपक्व हो रहे हैं, यानी कि जो अंडाशय है वो परिपक्व हो रहा है। ठीक है। परिपक्व होकर यही अंडाशय किसमें बदल जाता है? फल में बदल जाता है। तो जो अंडाशय है वो अंडाशय बदल जाएगा फल में, और अंडाशय की भित्ति बदल जाती है सीधी फल भित्ति में। ठीक है। अंडाशय की भित्ति किसमें बदल जाएगी? फल भित्ति में। कैसे? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं सर। क्या हुआ? जो स्त्री केसर है हमारा, स्त्री केसर में सबसे नीचे जो गोल वाला भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। अंडाशय की भित्ति को अंडाशय भित्ति कहते हैं। यही जो अंडाशय हमारा परिपक्व होकर क्या बनेगा? फल बनाएगा। सीधी सी बात है। तो जो अंडाशय वो फल में बदल जाएगा, अंडाशय की भित्ति को हम फल भित्ति कह देते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है। ये क्लियर है सबको? अब हमको बेटा ये जानना है, जो भी फल होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, ये जो फल भित्ति है वो किस किस टाइप की होती है? आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे फल ऐसे होते हैं बहुत एकदम मजबूत होते हैं, बहुत सारे फल जिसमें एकदम गूदा पाया जाता है, गूदा पाया जाता है। बहुत सारे फल ऐसे होते हैं एकदम सूखे सूखे से फल हैं, तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अगर ये नोट कर लिया है तो हम अब जानेंगे जो फल होते हैं वो फल भित्ति के आधार पर फल के अंदर किस किस तरीके की लेयर्स पाई जाती हैं, उस लेयर्स के आधार पर जो फल है हमारे वो किस टाइप के होते हैं। ठीक है। चलो नोट कर लिया होता आपने। ठीक है क्या बेटा? तो ये फल के बारे में जाना हमने। तो जो भी फल होते हैं वो क्या बेटा, हमने बताया आपको फल भित्ति के आधार पर।
ठीक है। तो क्या है आधार हमारे पास, फल वित्तीय आधार है, इसके आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है बेटा। तो फल वित्तीय के आधार पर जो हमारे पास फल होते हैं बेटा, वो हमारे पास दो तरीके के होते हैं, ठीक है। दो तरीके के फल होते हैं सर, कौन कौन से होते हैं। हमारे पास नंबर वन आता है बेटा शुष्क फल, ठीक है। नंबर वन आता है हमारे पास शुष्क फल, और नंबर टू आता है हमारे पास गूदेदार फल। हाँ सर, गूदेदार फल से समझ आ रहा है कुछ कुछ। गूदेदार फल, आम खाया है आपने, एकदम गूदा होता है। तरबूज खाया है, पपीता खाया है, इन सब के अंदर क्या होता है, गूदा होता है, जिसको हम खाते हैं। तो ऐसे फल जिसमें गूदा पाया जाएगा हम उसको गूदेदार फल कहते हैं। शुष्क फल ऐसा नहीं है, ड्राई फ्रूट्स है। शुष्क फल ऐसे फल यानी कि केवल सर सूखे सूखे से है, जिसके अंदर ना तो कोई गूदा ना तो कोई पानी की मात्रा पाई है, नॉर्मल से फल होते हैं, सूखे सूखे होते हैं, उनको हम शुष्क फल कह देते हैं। जिसके अंदर गूदा पाया जा रहा है उसको हम गूदेदार फल कहते हैं। सर ये गूदेदार फल और शुष्क फल में क्या डिफरेंस है। तो बेटा जो भी गूदेदार फल होते हैं हमारे, इनकी जो फल वित्ती है वो तीन तरीके से होती है। जैसे कि जो गूदेदार फल है हमारे, इसमें तीन वित्तियां पाई जाती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। जो गूदेदार फल होते हैं इसमें तीन वित्ती पाई जाती हैं। तो तीन वित्ती कौन कौन सी हैं। जो भी फल होता है इसके सबसे बाहर की ओर पाई जाती है बेटा हमारी एपिकार्प, ठीक है। एपिकार्प के बाद अंदर की ओर थोड़े पाई जाती है हमारी मीजोकार्प, नाम याद रखेंगे बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीजोकार्प पाई जाती है, और सबसे अंदर की ओर पाई जाती है हमारी एंडोकार्प, ठीक है, एंडोकार्प। एपिकार्प क्या सबसे बाह्य परत है हमारी, है। मीजोकार्प मध्य वाली परत है, और जो इंडोकार्प है वो सबसे अंदर वाली परत है, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन। तो ऐसे फल बेटा जिसकी जो फल वित्ती होती है वो तीन भागों में बटी होती है। तीन भाग कौन कौन से, एपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प है। ऐसे फलों को हम क्या कहते हैं, गूदेदार फल कहते हैं। पर बेटा थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि जो गूदेदार फल होते हैं, ये कुछ फल कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। अभी आपको बताएंगे कौन कौन से फल, ठीक है। जो गूदेदार फल होते हैं वो कुछ मुलायम होते हैं, और कुछ फल कैसे होते हैं, अस्टिल होते हैं, यानी कठोर होते हैं, ठीक है। अस्टिल का मतलब कठोर होते हैं, कठोर फल, या फिर मुलायम फल और अस्टिल फल थोड़े कठोर फल है। गूदेदार फल में आप सबने खाया है, क्या होता है, चिक्कल होता है। आम को सोचिए, आम को इमेजिन कीजिए, उसके जो चिक्कल होता है यानी कि वो हमारा एपिकार्प हो गया, बाह्य परत हो गई। उसका जो गूदा है बेटा वो मीजोकार्प हो गया, जिसको हम खा रहे हैं, ठीक है। वो हमारी मध्य परत होगी। सबसे अंदर क्या पाई जाए, उसकी जो गुठली पाई जाती है आम की, वो सबसे अंदर वाली परत होती है बेटा। तो हम आम में क्या खा रहे हैं, कौन सी वित्ती खा रहे हैं, हम मीजोकार्प खा रहे हैं। मीजोकार्प ऐसे मुलायम फल है, तो ये मुलायम फल की श्रेणी में आ जाएगा आम। भाई आप नारियल को ले लो, नारियल में क्या होता है, सबसे बाहर की रेसे रेसे जैसी परत पाई जाती है, रेसे पाए जाते हैं, देख कठोर एकदम आवरण होता है। भाई देखो, अब देखो सबसे क्या हुआ, आम में भी एपिकार्प थी, उसको नहीं खा रहे हैं हम, ठीक है। और जो नारियल उसमें भी एपिकार्प को नहीं खा रहे हैं, पर जो मीजोकार्प है वो आम की हम खा रहे हैं और एकदम मुलायम है। वहीं क्या हो रहा है, जो नारियल की जो मीजोकार्प है वो एकदम कठोर है, उसको हम फोड़ते हैं, उसके अंदर पानी निकलता है और गरी निकलती है अंदर वाली। तो इंडोकार्प खाते हैं हम किसकी, नारियल की। यानी जो भी फल होते हैं वो फल वित्ती के आधार पर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। वो कौन कौन से तरीके, मुलायम फल होते हैं और अस्टिल फल होते हैं। मुलायम फल ऐसे फल जो यानी कि जिसमें गूदा पाया जाता है, सीधी सी बात, गूदेदार फल को हम मुलायम फल कह दे रहे हैं। अस्टिल फल ऐसे फल जो थोड़े से कठोर होते हैं। उनकी भी फल, जो भी अस्टिल फल है उनकी भी जो फल वित्ती है वो भी तीन तरीके से बटी होती है। पर क्या होता है, वो कुछ फल कैसे होते हैं, वो भी कठोर होते हैं। वित्ती तीन भागों में, जैसे कि नारियल हमारा रेसे पाए जाएंगे, फिर उसकी कठोर वाली परत पाई जाएगी, उसके अंदर गरी पाई जाएगी हमारी है, वो भी तीन भागों में बटा है। आम भी तीन भागों में बटा है, पर इसमें अंतर क्या है, जो भी आम की जो फल वित्ती होती है वो मुलायम होती है, इसलिए हम उसको मुलायम फल की श्रेणी में रख दे रहे हैं, और गूदेदार फल, ठीक है। पर जो हमारा नारियल है वो गूदेदार फल की श्रेणी में हम रख रहे हैं, पर वो गूदेदार फल की श्रेणी का भी एक अस्टिल फल है, यानी कि एकदम कठोर वाला फल है। तो इन दोनों उदाहरण को आप लोग याद रख लेना, ताकि आप लोग बहुत सारे उदाहरण पता ही है। आम है हमारे पास, पपीता है, तरबूज है, बहुत सारे फल है। इधर हमारे पास नारियल है, अखरोट है, अखरोट, ठीक है बेटा। इन चीजों को याद रखेंगे आप लोग। है शुष्क फल क्या होता है सर, अब सीधी सी बात है, ऐसे फल जिसकी जो फल वित्ती है वो तीन भागों में बटी ना हो, या फिर जो भी फल वित्ती है वो बटी ना होती है, विभक्त ना होती है, सीधी सी बात है, फल वित्ती बटी नहीं होती। जैसे कि गेहूं है, गेहूं क्या होता है, कुछ नहीं, नॉर्मल सा एक गेहूं है, उसके अंदर कोई भी वित्ती नहीं पाई जाती। मक्का है, ठीक है बेटा, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, इनमें क्या होता है, कुछ भी हुई कोई भी फल वित्ती बटी नहीं होती है, ठीक है बेटा। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, उनको समझ आ रहा है ना, चलो आगे नोट कीजिए आप लोग इसको, आगे चलते हैं।
क्या, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा। अभी हमने क्या पढ़ा, जो भी फल होते हैं वो फल भित्ति के आधार पर है। हमने जाना कि जो भी फल होते हैं वो अपनी फल भित्ति, किस किस तरीके की मुलायम फल भित्ति है, कठोर फल भित्ति, इसके आधार पर फलों के प्रकार पड़े हैं। अब हम ये जानेंगे कि फल सर बनते कैसे हैं, फलों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हमको जानना है जो भी फल होते हैं वो उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है बेटा, उत्पत्ति के आधार पर कैसे होते हैं। तो बेटा उत्पत्ति के आधार पर फल हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। क्या, उत्पत्ति के आधार पर जो फल है हमारे वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो नंबर 1 आता है बेटा हमारे पास सत्य फल। ठीक है, सत्य फल को हम कह देते हैं वास्तविक फल, सत्य फल या वास्तविक फल, या इसका दूसरा नाम है बेटा सत्य फल, वास्तविक फल, या हम उसको बोल ले सत्य फल, वास्तविक फल, और इसको एक नाम से और जाना जाता है बेटा। चलो अगर उसका नाम याद आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। पर दूसरा जो टाइप होता है हमारा वो होता है हमारे पास असत्य फल। ठीक है, असत्य फल और आभासी फल। ठीक है, असत्य फल, आभासी फल, दूसरा नाम एक और होता है इसका कूट फल है। असत्य फल, आभासी फल या कूट फल, इधर सत्य फल या वास्तविक फल है। एक और नाम होता है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। बाकी इन दो नामों से ज्यादातर उसको इस नाम से जाना जाता है, सत्य फल से। असत्य फल को ज्यादातर इस नाम से जाना जाता है। ये जो उत्पत्ति के आधार पर जो फल है उनको सत्य फल या असत्य फल दो नामों से ज्यादा जाना जाता है। पर ये वास्तविक फल भी याद रख लेना और आभासी और कूट फल भी याद रख लेना है। अब सर इन दोनों फलों में क्या डिफरेंस होता है। देखो बेटा, हाँ, इस जो सत्य फल होते हैं इसका दूसरा नाम होता है यथार्थ फल। ठीक है, ये भी लिख लो। चलो, यथार्थ फल है, पर कोई ना, जो सत्य फल और जो असत्य फल है इन दो नामों से इनको ज्यादा याद रख लेना है। जो फल होते हैं सर वो दो प्रकार से होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार क्या सर, मतलब फल बनते कैसे, सीधी सी बातें होती है। तो फल दो प्रकार से बनते हैं। कैसे, एक तो फल सत्य फल होते हैं, उसी को वास्तविक फल या यथार्थ फल कह रहे हैं। और ये जो असत्य फल है दूसरा टाइप, असत्य फल, आभासी फल या कूट फल है। आप सभी को पता है क्या, जो पुष्प होता है हमारा, पुष्प में क्या मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, आज हम फिर से पुष्प को बनाने वाले हैं बेटा। तो बीच में हमारा क्या होता है, जो स्त्री केसर होता है, बीच में हमारा स्त्री केसर होता है। ठीक है, ये स्त्री केसर किसके ऊपर रखा होता है, ये एक पुष्पासन जैसी एक संरचना होती है बेटा, इसके ऊपर रखा होता है। आप सभी को पता है, नीचे एक डंठल होता है, ऊपर हमारे क्या पुंकेसर लगे होते हैं। ठीक है, पुंकेसर लगे होते हैं ये, और ये हमारे दल होते हैं ऊपर। ठीक है, रंग बिरंगी संरचना, नीचे हमारे बाह्य पाए जाते हैं, ये संरचना होती हैं। ठीक है बेटा, जो रंग बिरंगी संरचना वो दल होती है। अभी आप लोग मेन फोकस करना है इस स्त्री केसर पर, मेन फोकस करेंगे आप लोग स्त्री केसर पे। तो जो पुष्प होता है, पुष्प के अंदर क्या होता है, स्त्री केसर होता है, यानी कि हमारा जो भी हमारा वर्तिका और अंडाशय वाला भाग है, ये क्या होता है, ये हमारा स्त्री केसर होता है। और ये हमारा लास्ट वाला अंडाशय फूला हुआ भाग है। इसके आसपास क्या लगे, इसके सबसे ग्रीन ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, उसको हम बाह्यदल कहते हैं। ये पूरी ऊपर वाली संरचना एक संरचना के ऊपर रखी होती है, जिसको हम कहते हैं पुष्पासन, यानी जिसके ऊपर पुष्प बैठा होता है, पुष्प का आसन है, इस संरचना को हम कहते हैं पुष्पासन। ठीक है बेटा, तो बेटा क्या होता है, जो भी असत्य फल होते हैं, सॉरी जो भी सत्य फल होते हैं वो क्या होते हैं, तो ऐसे फल, ध्यान सुनना, ऐसे फल जो केवल और केवल अंडाशय से बने होते हैं। ये जो अंडाशय आपको बताया क्या होता है, जो भी फल होता है उसका, जो भी फूल होता है उसका जो अंडाशय है भाई आगे चल के फल बना लेता है, और अंडाशय की भित्ति फल भित्ति बना लेती है। बता दिया था आपको जब भी फल को बारे में पढ़ रहे थे। तो ये जो अंडाशय है, केवल ऐसे फल जो केवल अंडाशय से बने हैं। केवल किससे बने हैं बेटा, अंडाशय से, केवल अंडाशय से बने होते हैं। ऐसे फलों को बेटा हम कहते हैं क्या, सत्य फल, वास्तविक फल या यथार्थ फल। क्लियर, ऐसे फल जो केवल किससे बने, केवल और केवल अंडाशय से बने होते हैं, उन फलों को क्या कहते हैं, हम सत्य फल कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे, नारियल है, आम है, नारियल, आम, अमरूद, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल। ठीक है बेटा, ये सत्य फल होते हैं हमारे, क्लियर है ना। सत्य फल क्या, ऐसे फल जो केवल और केवल अंडाशय से बने थे। ठीक है, अब ये जो असत्य फल होते हैं इसको थोड़ा ध्यान से रखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो जो भी असत्य फल होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, ऐसे फल जो पुष्प के अंडाशय के साथ साथ है, अंडाशय तो होगा ही, ठीक है, पुष्प के अंडाशय के साथ साथ पुष्प पत्र के किसी और भाग से भी बने होते हैं।
तो यहाँ पर क्या, पुष्प पत्र के अन्य भाग है, ठीक है। अंडाशय तो होगा ही। असत्य फल क्या, ऐसे फल जो अंडाशय के साथ साथ पुष्प पत्र, यानी कि बहुत सारे पुष्प पत्र में बाह्य दल भी आ सकता है, पुंकेसर भी आ सकता है, दल भी आ सकता है, पुष्पासन भी आ सकता है, यानी कि ऐसे फल जो अंडाशय के साथ साथ पुष्प के किसी भी भाग के साथ मिलकर बने होते हैं। अंडाशय तो है, अंडाशय के साथ और दूसरा भी भाग है, ऐसे फलों को क्या कहते हैं बेटा, हम असत्य फल कहते हैं, ठीक है। ऐसे फलों को क्या कहते हैं, हम असत्य फल कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग याद रखिए, 3 एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। सेब हमारे पास होता है, देखा है, सेब को बीच में से काटते हैं, एकदम गोल जैसी संरचना दिखती है, बीच में जो भी क्या होते हैं, बीच में हमारे बीज लगे होते हैं और एकदम गोल जैसी संरचना, उसमें पत्ती जैसी संरचना होती है बीच में। जब एक सेब को काटा है थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी है, तो क्या होता है बेटा, वो हमारे पुष्प पत्र के दूसरे भाग उसके साथ मिल जाते हैं, अंडाशय के साथ मिल जाते हैं, इसलिए उन फलों को क्या कहते हैं, हम असत्य फल कहते हैं। सेब हमारा कैसा फल है, एक असत्य फल होता है, एक झूठा फल होता है, फूट फल होता है हमारा है सेब। दूसरा आता है बेटा स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी किसने किसने खाई है, ठीक है। लीची अलग चीज है बेटा, स्ट्रॉबेरी है हमारे पास है, तो सेब, स्ट्रॉबेरी और काजू, इन 3 फलों को याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है बेटा। ये जो तीनों फल हैं वो कैसे हैं, हमारे पास असत्य फल होते हैं, जो अंडाशय के साथ साथ पुष्प के किसी दूसरे भाग से भी मिलकर बने होते हैं, ठीक है बेटा। ये आप लोग नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद हमारे पास 3 टॉपिक और बचते हैं, 3 टॉपिक और बचते हैं, छोटे छोटे से टॉपिक है, थ्योरेटिकली ज्यादा है, उनको याद ज्यादा करना है, तो इसको नोट कीजिए। उन तीनों को खत्म करके हम आज का ये अपना चैप्टर खत्म करेंगे, बढ़िया से है, मजेदार एकदम। फिर आप लोग हमको कमेंट में बताएंगे कि ये चैप्टर आपको समझ में आया या नहीं आया है। तो बेटा देखो, एकदम जो भी है, सफलता पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करते रहा करो है। चलो इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे। इसको नोट करें बेटा, चलो ये हो गया हमारा फ्रूट, फल हो गया, ठीक है। चलो अब बेटा हमको पढ़ना है अनिषेक जनन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, जनन, ठीक है। अनिषेक जनन का मतलब होता है बेटा क्या, सीधा सा बिना निषेचन के। अनिषेक आ शब्द आया निषेचन के आगे, ठीक है, निषेचन के शब्द के आगे क्या आया है, इसका मतलब होता है बिना निषेचन, ठीक है, बिना निषेचन, ठीक है बेटा। तो अनिषेक फल क्या होते हैं बेटा, एक फल बनते हैं, ठीक है। अनिषेक फल, अनिषेक जनन कह देते हैं, फिर अनिषेक फल भी कह देते हैं। कौन कौन से फल बनते हैं, अनिषेक फल है तो ये जानते हैं पहले। तो बेटा अनिषेक जनन का सीधा सा मतलब होता है कि ऐसे फल जो बिना निषेचन के बन जाते हैं। सर कैसी बातें कर रहे हो, बिना निषेचन के फल कैसे बन जाएंगे। हमने तो पढ़ा था कि भाई एक जो भी हमारा परागकण आएगा, परागकण के अंदर जो भी हमारी कोशिकाएं थी वो अंदर जाएंगी, अंदर जाके हमारी अंड कोशिका से मिलेगी, युग्मनज बनेगा, त्रिसंलयन होगा, तब वो अंडाशय जाकर फल में बदलेगा, है यही पढ़ा था। और उसके अंदर जो बीजांड था वो बीज में बदलेगा। तो हर जगह निषेचन होता है, आप करोगे बिना निषेचन के फल बन जाते हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो बेटा ऐसे पॉसिबल होता है, देखो ध्यान से क्या होता है, जो भी हमारा स्त्री केसर होता है, ठीक है, स्त्री केसर होता है, तो वो बताए जो वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, और ये अंडाशय हमारा है, अंडाशय के अंदर क्या हमारा बीजांड पाया जाता है, ठीक है बेटा। तो मेन बात यहाँ पर याद रखें, क्या होता है, जैसे कोई परागकण यहाँ पर आकर गिरता है, कहाँ पर, वर्तिकाग्र पर है, जैसे इस कोई परागकण इस वर्तिकाग्र पर आकर गिरेगा, क्या होगा, अचानक से कुछ फलों के अंदर क्या होता है, हार्मोन परिवर्तन होते हैं, हार्मोन में एकदम परिवर्तन होता है, या फिर कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। हार्मोन परिवर्तन होते हैं फलों के, और रसायन परिवर्तन होते हैं एकदम अंडाशय के अंदर, जो भी हार्मोन और रसायन पाए जाते हैं। मेनली जो हार्मोन हमारा यहाँ पर होता है ऑक्जिन, नाम याद रख लेना बेटा, ठीक है, ऑक्जिन, ठीक है। अच्छा ऑक्जिन जो भी हार्मोन है वो एकदम उसके अंदर परिवर्तन होता है, और जो ऑक्जिन की जो मात्रा है वो एकदम बढ़ जाती है, ऑक्जिन के अंदर एकदम वृद्धि हो जाती है। अचानक क्या होता है, बिना परागकण से कोई पाइप निकले, एकदम ये जो अंडाशय है वो सीधा डायरेक्ट क्या होता है, फल में बदल जाता है। डायरेक्ट क्या होता है, जो अंडाशय है वो सीधा फल में बदल जाता है। अब सर डायरेक्ट फल में बदला है, कोई निषेचन नहीं हुआ, तो बीज तो बनी ही नहीं, सीधी सी बात है। तो ना परागण लिखा है, ना युग्मनज बना, तो ना बीजांड के अंदर कोई संरचना बनी, बीजांड ही नहीं बना, सीधी सी बात है। तो क्या होगा, देखो निषेचन नहीं होगा
सीधी सी बात, परागनलिका नहीं निकलेगी, परागनलिका नहीं निकलेगी, बीजांड नहीं बनेगा, बीजांड नहीं बनेगा, भ्रूण कोष नहीं बनेगा, भ्रूण कोष नहीं बनेगा, भ्रूण कोष नहीं बनेगा। सीधी सी बात है, ये कोई भी परिस्थिति नहीं हो रही बेटा, सीधा क्या हो रहा है, परागकण आ रहा है और एकदम अचानक से हलचल हो जा रही है अंडाशय में, हार्मोन और रसायनों में परिवर्तन हुआ, जिसमें ऑक्सीजन जो हार्मोन है हमारा, उसकी मात्रा एकदम बढ़ गई है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, और जो अंडाशय था वो हमारा किसमें, फल में बदल गया, बीज नहीं बनते यहाँ पर है। तो ऐसे फल से कौन कौन से होते हैं जिसके अंदर बीज नहीं पाए जाते, जो बिना निषेचन के बनते हैं? तो बेटा केला और अंगूर किस किसने खाया है? केले के अंदर बीज होता है, अंगूर के अंदर बीज होता है? नहीं होता ना। तो क्या होता है, जो भी हमारी ये जो फल होते हैं केला और अंगूर, केला और अंगूर बेटा, इसमें क्या होता है, ये दोनों फल हैं वो बिना निषेचन के बनते हैं, यहाँ पर कोई निषेचन नहीं होता है, अपने आप इनकी जो क्या हो रही है, उत्पत्ति हो जा रही है। ठीक है, कैसे? एकदम परागकण आया और इसमें हार्मोन परिवर्तन हुआ, ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ी और क्या हुआ, ये अंडाशय फल में बदल जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? क्या हुआ, अंशेक जनन में बिना निषेचन के अंडाशय का फल में बदलना, बिना निषेचन के अंडाशय का फल में बदलना क्या कहलाता है, हमारा अंशेक जनन कहलाता है। उदाहरण में हमारा याद रख लेना केला और अंगूर। ठीक है, नोट कर लिया, आगे चले। चल अगला टॉपिक आता है बेटा हमारे पास असंग जनन। सर हैवी टॉपिक आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए, वो हो जा रही है, बिना निषेचन के फल बन जा रहे हैं सर है। तो कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है बेटा, हार्मोन जब चेंज होते हैं। तो देखो आगे क्या होता है, जो असंग जनन होता है बेटा, यहाँ पर भी यही कंडीशन होती है। यहाँ पर भी क्या होता है बेटा, यहाँ पर भी कोई भी जनन नहीं होता, कोई भी जनन नहीं, यानी कोई भी निषेचन नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी कोई भी निषेचन या जनन नहीं होता है बेटा है। फिर भी बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर भी यहाँ पर बीज बन जाता है। सर ये क्या भूचाल वाली बात बता रहे हो? हाँ बेटा ऐसा ही होता है। क्या होता है, यहाँ पर जो भी हमारा असंग जनन है, असंग जनन क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फल है जिसके अंदर क्या होता है, एकदम जनन होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता, परागनलिका निकलती ही नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, उसके अंदर बीज भी बन जा रहा है और उसका अंडाशय फल में भी बदल जा रहा है। तो सर ऐसा कैसे होता है? तो बेटा इसके लिए क्या होता है, ये जो परिस्थिति है, देखो असंग जनन है सीधा सा, इसमें क्या होता है बेटा, असंग जनन एक लैंगिक जनन जैसी घटना नहीं है, तो ये यहाँ पर जनन नहीं हो रहा है, लैंगिक जनन हो ही नहीं रहा है, पर ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। ठीक है, सुनना बात को। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, एक अलैंगिक जनन होता है। ये असंग जनन कैसा है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, पर ये अपना आप को लैंगिक जनन जैसा प्रदर्शित करता है। ठीक है, लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में आपको पता है अंडाशय फल में बदलता है और उसके अंदर बीज ही बनता है। वही तो हो रहा है यहाँ पर, बिना निषेचन के क्या हो रहा है, सीधा सीधा सा क्या हो रहा है, बिना निषेचन के अंडाशय फल में भी बदल रहा है और बीज भी बन रहा है या लैंगिक जनन पर अपने आपको प्रदर्शित कैसे कर रहा है, एक लैंगिक जनन की तरह ये प्रदर्शित करता है। ठीक है बेटा, असंग जनन क्या होता है, बिना निषेचन के क्या हो जा रहा है, अंडाशय फल में बदल जा रहा है और क्या हो रहा है, जो बीज भी बन जा रहे हैं इन फलों के अंदर। ठीक है बेटा, तो इन चीजों को आप लोग याद रखेंगे। चलो देखो अब क्या होता है, यहाँ पर एक परिस्थिति और आती है, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया, सीधी बात, असंग जनन क्या होता है, यहाँ ऐसी परिस्थिति जिसके अंदर क्या होता है, आपको याद नहीं पूछा जाए किस तरीके से बनता है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, आप लोगों से यही याद रखेंगे। असंग जनन में क्या होता है सर, असंग जनन में बिना निषेचन के अंडाशय फल में बदल जाता है और उस फल के अंदर बीज भी पाया जाता है। ऐसी परिस्थिति कहते हैं हम असंग जनन परिस्थिति। एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, पर ये अपने आप को लैंगिक जनन जैसा प्रदर्शित करता है। सीधी सी बात, इस चीज को याद रखेंगे, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक लास्ट टॉपिक है, हम वो ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास आपको बीजाणुकता। और ये क्या है, अब आपको बीजाणुकता है। तो अब बीजाणुकता क्या होती है बेटा, जो भी हमारा अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर क्या बीजांड पाया जाता है, अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। सीधी सी बात है, बीजांड के अंदर क्या है, भ्रूण कोष पाया जाता है, भ्रूण कोष के अंदर भ्रूण कोष पाया जाता है, आप सबको पता है। और भ्रूण कोष की हमारी ये जो बाहर वाली संरचना है, ये हमारी बीजांड काय कहलाती है, नाम रखेंगे बीजांड काय। ठीक है, क्या कहलाती है संरचना, बीजांड काय पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, पोषण पाया जाता है, आप सबको पता है। ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी पोषण पाया जाता है।
बीजांड काय बोलती है, जो भी हमारा भ्रूण कोश है इसके बाहर वाली संरचना बीजांड काय कहलाती है। और बीजांड काय के अंदर क्या पोषण पाया जाता है। और ये क्या पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे दो आवरण पाए जाते हैं जिसको हम अध्यावरण कहते हैं बेटा, ठीक है, अध्यावरण कहते हैं। तो क्या होता है, कुछ फल ऐसे फल होते हैं जिसके अंदर, सुनना ध्यान से, कुछ बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिनमें उनके अंदर क्या होता है, जो भी अध्यावरण की कोशिकाएं हैं, अध्यावरण की कोशिकाएं हैं वो कहाँ आ जाती हैं, अध्यावरण से निकलकर इस बीजांड काय में आ जाती हैं बेटा, ठीक है, अध्यावरण से निकलकर बीजांड काय में आ जाती हैं और अपने ऊपर एक आवरण चढ़ा लेती हैं, ठीक है, अपने ऊपर एक आवरण चढ़ा लेती हैं और ये युग्मनज जैसा व्यवहार करने लगती हैं, ठीक है बेटा। जो बीजांड काय की, सॉरी, जो भी अध्यावरण की कोशिकाएं थी हमारी, अध्यावरण की कोशिकाएं अध्यावरण से निकलकर कहाँ जा रही हैं, बीजांड काय में आ जा रही हैं। बीजांड काय में आकर अपने ऊपर एक आवरण चढ़ा ले रही हैं और पोषण ले रही हैं बीजांड काय से, और क्या बन जा रही है, युग्मनज बन जा रही हैं। आप लोग बताओ युग्मनज से क्या आगे चल के बनता है, युग्मनज आगे चल के बीज बनता है, पता है ना। युग्मनज यानी कि बीजांड के अंदर ये पूरा संरचना हमारी क्या बीज में बदल जाती है। तो जो युग्मनज है, सीधी सी बात है। तो अब सीधी सी बात क्या होती है, जो भी अंडाशय के अंदर ये सब संरचना पाई जा रही है, अंडाशय के अंदर ये बीजांड पाया जा रहा है, बीजांड के अंदर बहुत सारे युग्मनज हैं, बहुत सारे युग्मनज कैसे हैं, अब ये बहुत सारे युग्मनज हैं, सीधी सी बात, बहुत सारे युग्मनज है, बहुत सारे बीज बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, तो बहुत सारे बीज बनेंगे एक अंडाशय के अंदर, क्या बहुत सारे बीज बनेंगे। तो क्या होता है बेटा कि अपबीजाणुता एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें अध्यावरण की कोशिकाएं बीजांड काय में आ जाती हैं और अपने ऊपर एक आवरण चढ़ा लेती हैं और युग्मनज की तरह व्यवहार करने लगती हैं, युग्मनज की तरह व्यवहार करने लगती हैं और बीज में बदल जाती हैं, और बीज में बदल जाती हैं, ठीक है, और बीज में बदल जाती हैं। यानी कि ऐसे फल, अब इसके अंदर क्या हो, बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, इसके अंदर बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, बीज की संख्या कैसी है, बहुत, ठीक है, बीज की संख्या कैसी है, बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। उन फलों को या उन फलों के अंदर जो भी परिस्थिति होती है उसको कहते हैं हम अपबीजाणुता, ठीक है, अपबीजाणुता, एक से अधिक बीजों का पाया जाना, ठीक है बेटा, इस चीज को याद रखेंगे। तो अपबीजाणुता किन किन फलों में पाई जाती है, तो ज्यादातर है नींबू है हमारे पास, खट्टे फल कह सकते हैं, नींबू, संतरा, या डायरेक्ट सिट्रस फल, सिट्रस फल, ठीक है, जो भी खट्टे फल होते हैं उन सभी खट्टे फलों में क्या होता है, ये अपबीजाणुता नाम की परिस्थिति पाई जाती है बेटा, ठीक है। और यही होता है क्या, ये हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। लेक्चर खत्म होने के साथ साथ आज का हमारा ये चैप्टर भी यहीं खत्म हो जाता है। तो बेटा मन लगाकर पढ़ते रहिए, सब डेली पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। अभी जितने भी हमारे लेक्चर हो गए हैं उन लेक्चरों का आप लोग रिवीजन करते रहिए। अगर देखो रिवीजन नहीं करेंगे तो चीजों को भूलते जाएंगे। रिवीजन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ऐसा लगेगा ये सब आज पढ़ लिया, लिख के छोड़ दिया है, अगर इसको आप लोग 2-3 महीने बाद उठाओगे तो ऐसा लगेगा आज नया नया पढ़ रहे हैं। तो इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिए। तो कुछ लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ और आज की क्लास खत्म करते हैं। तो थोड़ी मोटिवेशन लाइनें, यानी कि चैप्टर खत्म हो रहा है, मोटिवेशन लाइन आपके लिए इसलिए ताकि आप थोड़े मोटिवेट हो और घर जाके पढ़े हैं। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा है, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर, खुश रहिए।